हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी लेक्चर नंबर 6 फॉर क्लास 12। तो आज का लेक्चर बहुत ही बेसिक और बहुत छोटा सा मैं करने वाला हूँ, क्योंकि अब तक जितने भी टॉपिक्स हो लिए इस वीडियो के जस्ट बाद उनके बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको मैं प्रोवाइड करवाऊँगा एज ए असाइनमेंट। और 1 मई नाइट तक आपको उनके सभी के आंसर मेरे पास से सेंड करने हैं, और कोई प्रॉब्लम हो वो हम डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक है आपका टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी। तो हमें तो पता है कि किसी भी मटेरियल की रेजिस्टिविटी रो इज इक्वल टू एम एन ई स्क्वेयर टो होती है। रेजिस्टिविटी इस इक्वेशन से हम लिखते हैं। इट मीन्स द रेजिस्टिविटी ऑफ एनी मटेरियल इज डिपेंड्स अपॉन नंबर डेंसिटी। किसकी है ये नंबर डेंसिटी? ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड रिलैक्सेशन टाइम किस पे डिपेंड करती है? नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड रिलैक्सेशन टाइम, इसके ऊपर डिपेंड करती है। तो अपने पास जो मटेरियल्स हैं वो है, सबसे पहला है मेटल, दूसरा है सेमी कंडक्टर्स, यानी मेटल्स को हम मान के चले तो कंडक्टर बोल सकते हैं। तीसरा है आपका इंसुलेटर्स, और चौथे हैं आपके इलेक्ट्रोलाइट्स। जिन जिन के चार्ज कैरियर्स के बारे में हमने पढ़ा था उन सभी का टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी हम पढ़ेंगे। तो आपको मैं बता देता हूं कि लगभग जितने भी मेटल्स हैं उनकी रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ ज़्यादा वेरी नहीं करती है। इफ द टेम्परेचर of that metal is equal to room temperature or approximately equal to room temperature, यानी या तो वो रूम टेम्परेचर पे हो या रूम टेम्परेचर के आसपास हो, यानी 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो, तो उसकी रेजिस्टिविटी के ऊपर कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। चलो थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। देखिए, अगर मैं किसी एक कंडक्टर को लेके चलूं और या मेटल को लेके चलूं, मैं क्या करता हूं, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की बात करूं तो कंडक्टर के अंदर पहले ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा मात्रा में हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स एट रूम टेम्परेचर। अगर मैं रूम टेम्परेचर को इंक्रीज करता हूं, देन अप्रोक्सीमेटली देयर इज नॉट एनी चेंज इज सीन इन नंबर डेंसिटी ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा डिपेंड, मतलब ये मान के चलिए कि बिल्कुल भी चेंज नहीं होती है अप्रोक्सीमेटली एट रूम टेम्परेचर, यानी रूम टेम्परेचर के आसपास, या मेटल्स में ये मान लीजिए कि ये होती ही नहीं है। देखो एग्जैक्ट मैं ये नहीं कह सकता कि होती ही नहीं है, लेकिन ये मान लीजिए कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, नेग्लिजिबल चेंज होता है। लेकिन इसका मतलब ये हो गया कि रेजिस्टिविटी इज इनवर्सली डिपेंड्स अपॉन रिलैक्सेशन टाइम। रेजिस्टिविटी किसके ऊपर डिपेंड करेगी? रिलैक्सेशन टाइम के ऊपर। अगर ये आपका रिलैक्सेशन टाइम के ऊपर डिपेंड करेगी तो हम क्या कह सकते हैं कि अब हम देख लेते हैं कि रिलैक्सेशन टाइम का और टेम्परेचर का क्या इंक्रीमेंट होगा,
क्या रिलेशन होगा। देखिए अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा देन मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स इज इंक्रीजेस, यानी ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करने के लिए और ज्यादा एक्साइट हो जाएंगे, यानी ये बहुत तेज मूव करने लग जाएंगे। इट मीन्स दे आर कोलाइडर फास्टर एंड फास्टर, दे आर कोलाइड्स फास्टर एंड फास्टर, यानी बहुत जल्दी जल्दी कोलिजन्स इसके होंगे। लेकिन वहीं पे एक चीज और देखिए, अगर कोलिजन्स यानी ये टाइम डिक्रीज हो रहा है तो इसके साथ साथ वाइब्रेशन एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज आल्सो इंक्रीजेस, इसका वाइब्रेशन का जो एम्पलीट्यूड है वो भी इंक्रीज हो गया। इट मीन्स इनका कोलिजन विद अदर पार्टिकल यानी इलेक्ट्रॉन्स के अलावा जो इसके अंदर और आयंस वगैरह हैं उनके साथ इलेक्ट्रॉन्स का कोलिजन भी बढ़ेगा। इट मीन्स मीन फ्री पाथ जो है, रिलैक्सेशन टाइम है, उसके अंदर जो डिक्रीमेंट हुआ और उधर आपके वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड इंक्रीमेंट हुआ, ये अप्रोक्सीमेटली इसको बैलेंस कर लेता है। लेकिन एट लास्ट ये रिजल्ट निकल के आया कि लगभग थोड़ा बहुत चेंजमेंट इस रिलैक्सेशन टाइम में हो जाता है, मीन फ्री पाथ में के टाइम में हो जाता है, और ये एवरेज डिक्रीज हो जाता है, यानी लगभग ये मेटल्स में डिक्रीज हो जाता है, थोड़ा बहुत डिक्रीज हो जाता है। इट मीन्स रेजिस्टिविटी। अब देखिए यहाँ पे रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो रहा है, ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, अगर किसी इक्वेशन में उसका डिनोमिनेटर इंक्रीज हो तो नेट वैल्यू, सॉरी डिनोमिनेटर डिक्रीज हो तो नेट वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। इट मीन्स रेजिस्टिविटी ऑफ ए मेटल इज इंक्रीजेस विद राइज इन टेम्परेचर। इसकी ये कैसे रेजिस्टिविटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो ये तो था इसके पीछे बेसिक कॉन्सेप्ट। अब हम एक इक्वेशन की हेल्प से और देख लेते हैं क्योंकि कुछ न्यूमेरिकल्स में एक टर्म टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा यूज होता है, जिसको अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ रेजिस्टिविटी दैट इज चेंज्ड आफ्टर चेंजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर को चेंज करने के बाद जो रेजिस्टिविटी बदल गई वो, विच इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी ऑफ दैट मटेरियल बिफोर इंक्रीजिंग टेम्परेचर, यानी इनिशियल रेजिस्टिविटी, जिस टाइम पे हमने उसको उसके बारे में पढ़ना शुरू किया, यानी उसको एक्सपेरिमेंट में यूज किया, उससे पहले की जो रेजिस्टिविटी वो ये थी रेजिस्टिविटी 1 प्लस अल्फा इंटू टी माइनस टी नॉट। ये आपका रिजल्ट मैंने यहाँ पे लिखा है, ये आपके पास एक इक्वेशन मैंने लिख दी है 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट। तो मैंने बता दिया है सभी के बारे में। टी क्या है, चेंज है, जो चेंज होने के बाद टेम्परेचर वो है, ये इनिशियल टेम्परेचर है ये टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी है, ये आपकी इनिशियल रेजिस्टिविटी है, ये आपकी चेंज्ड रेजिस्टिविटी है। नाउ वी विल डिफाइन द टेम्परेचर कोफिशिएंट विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन। तो पहले तो इस इक्वेशन को नाम दे देते हैं, ये इक्वेशन रहेगी आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो आपके पास रेजिस्टिविटी रहेगी प्लस रो नोट अल्फा टी माइनस टी नोट, ये मेरे पास इक्वेशन आ गई है। तो यहाँ से मैं अल्फा को डिफाइन करना चाह रहा हूँ, तो क्या करूँ मैं इसको लिखता हूँ रो माइनस रो नोट, उधर केवल अल्फा को छोड़ता हूँ, बाकी सभी को इधर ले आता हूँ, रो नोट टी माइनस टी नोट विच इज इक्वल टू अल्फा। तो ये आपके पास अल्फा आ गया है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंजमेंट इसके अंदर और कर देता हूँ, इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ, देखिए दैट इज चेंज इन रेजिस्टिविटी, तो मैं इसको लिख देता हूँ डी रो
ये है चेंज इन टेम्परेचर, इसको लिख देता हूं डी टेम्परेचर, और ये 1/ρ आपका बच गया 1/ρ, दैट इज द वैल्यू फॉर टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, और यहीं से आपको इसको डिफाइन भी कर देना है, ठीक है। राइज इन टेम्परेचर की फॉर्म में आपको इसको डिफाइन करना है, ठीक है। तो उसके बाद देखिए अब मैं बात करता हूं इसकी एसआई यूनिट की। ऊपर तो क्या है रो, नीचे भी रो, तो रो रेजिस्टिविटी की तो सेम यूनिट होगी, वही आपके ओम मीटर ऊपर, वही आपके ओम मीटर नीचे, कैंसिल, बच गया टेम्परेचर। टेम्परेचर की क्या होती है डिग्री सेल्सियस, तो इस टेम्परेचर कोफिशिएंट की एसआई यूनिट हुई डिग्री सेल्सियस इनवर्स, ठीक है। तो ये था आपका टेम्परेचर कोफिशिएंट, मतलब टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी फॉर किसके लिए पढ़ा हमने, मेटल के लिए। वहीं पे अब इस मेटल के अंदर भी कुछ आपकी दो कैटेगरी इसमें कर रखी हैं, वो मैं आपको बता देता हूं कि अगर मैं इनिशियली किसी मेटल को लोअर टेम्परेचर पे रखता हूं, यानी मैं मान लेता हूं कि उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, उस टाइम पे अगर मैं उसका टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा देन इट्स रेजिस्टिविटी इज इंक्रीजेज रैपिड, बहुत फास्ट इंक्रीज करती है, बहुत फास्ट इंक्रीज करती है। बट if we increases the temperature, यानी इनिशियली जो टेम्परेचर है वो ज्यादा है, मान लेते हैं कि वो 20 डिग्री सेल्सियस है, इसके बाद अगर इंक्रीज करता हूं देन रेजिस्टिविटी इज इंक्रीजेज लीनियरली, तो फिर रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ साथ लीनियरली इंक्रीज करती है। तो यहीं पे साथ साथ आपको कंडक्टिविटी भी क्लियर कर लेना है, कंडक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, तो वो उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक और आता है इन्हीं मेटल्स के अंदर एलॉय, और हम साथ साथ पढ़ लेते हैं एलॉयज और मेटल्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टिविटी। तो जो एलॉयज होते हैं ये, इनकी रेजिस्टिविटी ये मान के चलिए कि टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है। अगर मैं बात करूं इसमें नाइक्रोम और मैग्नीज, तो जो नाइक्रोम की है ये तो थोड़ी बहुत चेंज हो जाती है, यानी ये मान के चलिए कि 0 डिग्री सेल्सियस पे इसकी कोई ना कोई वैल्यू होती है, वो इसके साथ साथ चेंज हो जाती है। लेकिन मैग्नीन 100% हम ये कह सकते हैं कि टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। और जो मेन डिफरेंस है एलॉयज और आपके कंडक्टर्स में वो क्या है कि कंडक्टर्स की 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर कुछ ना कुछ रेजिस्टिविटी, यानी रेजिस्टिविटी अप्रोक्सीमेटली 0 होती है, यानी ना के बराबर 0 होती है, नेग्लेजिबल रेजिस्टिविटी होती है किसकी, कंडक्टर्स की एट लोअर टेम्परेचर। बट फॉर एलॉयज at lower temperature some measurable resistivity is there, that is the common difference between metals and alloys। अब हम देख लेते हैं जो रेजिस्टिविटी की बेसिक इक्वेशन हमने जो 10th क्लास में जिसको पढ़ा था उसको एक बार देख लेते हैं। तो रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू देखिए कहां से बना था, R इज डायरेक्टली डिपेंड अपॉन L, R इज इनवर्सली डिपेंड अपॉन A, और क्या लिख दिया था R इज इक्वल टू रो L अपॉन में A। तो यहां से आपके पास रेजिस्टिविटी बन गया R A अपॉन में L, ठीक है। तो अब हमें ये जो आपके पास आया R A अपॉन में L, ये इसकी बेसिक डेफिनेशन हमने बनाई थी। तो यहां से फिर हम लिख सकते हैं कि लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो बदल नहीं रहा, तो क्या कर देता हूं, इज डायरेक्टली डिपेंड अपॉन रेजिस्टेंस। इट मींस जो आपके पास इक्वेशन मैंने लिखी थी रो इज इक्वल टू रो नोट 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नोट, इसको मैं किस फॉर्म में भी लिख सकता हूं, यहाँ पे लिख देता हूं R, यहाँ पे लिख देता हूं R नोट, और अंदर लिख देता हूं 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी, ऐसे भी लिख सकता हूं।
तो और आगे अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो आपके पास ये R इज इक्वल टू R नोट 1 प्लस अल्फा टी लिख सकता हूं, वेयर T इज इक्वल टू, हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे T क्या है, इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो आप इस फॉर्म में भी इसको लिख सकते हो और इस फॉर्म में भी इसको लिख सकते हो। उसके बाद आते हैं आपके सेमीकंडक्टर्स। तो सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर्स में जो हमने कंडक्टर्स में पढ़ा उसका अपोजिट होता है, उसका अपोजिट होता है। तो उसमें आपको इक्वेशन वगैरह पढ़ने की ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि सेमीकंडक्टर जो यूनिट आएगी उसी में आप पढ़ लोगे तो अच्छा रहेगा। यहाँ पे आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए आपको बेसिक ये याद रखना है कि जैसा कंडक्टर में होता है उसका अपोजिट किस में होता है, सेमीकंडक्टर्स में। क्यों होता है, क्योंकि सेमीकंडक्टर्स में एट रूम टेम्परेचर वेरी स्मॉल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर देयर और फ्री चार्जेस आर देयर। व्हेन वी इंक्रीजेस द temperature then number densities increases as well as relaxation time is decreases. It means यहाँ पे रिलैक्सेशन टाइम के अंदर जो डिक्रीमेंट हो रहा है ना, उसके सामने जैसे अगर मैं मान के चलूं कि जो ये इक्वेशन आई थी कहाँ गई, शुरू में जो लिखी थी आपकी, रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू एम एन ई स्क्वायर टू, ये वाली जो इक्वेशन लिखी थी इसमें नंबर डेंसिटी और टो, तो टो तो हो रहा है डिक्रीज, सॉरी हाँ डिक्रीज, और ये हो रहा है आपका इंक्रीज, इंक्रीज हो रहा है। तो ये इसके अंदर जो डिक्रीमेंट है वो एज कंपेयर टू इंक्रीमेंट इन नंबर डेंसिटी बहुत कम है। यानी ये मान के चलिए अगर ये आपका 2% इंक्रीज होता है, सॉरी डिक्रीज होता है, तो यहाँ पे ये 10% इंक्रीज हो जाता है, नंबर डेंसिटी 10% इंक्रीज हो गया। यानी रिजल्ट ये हुआ कि डिनोमिनेटर के अंदर इंक्रीमेंट हुआ। सही बात है कि नहीं? अगर डिनोमिनेटर के अंदर इंक्रीमेंट हुआ तो नेट वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज। इट मींस टेम्परेचर अगर इंक्रीज किया तो रेजिस्टिविटी डिक्रीज होगी। किस वजह से, याद रहे नंबर डेंसिटी चेंज हो जाती है सेमीकंडक्टर्स की। सेम प्रोसीजर होता है आपका इलेक्ट्रोलाइट्स में, वहां पे भी आपके जो आपके चार्ज कैरियर्स होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस, उनकी नंबर डेंसिटी के अंदर इंक्रीमेंट हो जाता है, साथ साथ उनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी बढ़ जाती है। इस वजह से उनकी रेजिस्टिविटी विद इंक्रीज इन टेम्परेचर डिक्रीज होती है और कंडक्टिविटी इसका जस्ट अपोजिट होता है। तो यहाँ पे एक आपकी बुक है उसमें ग्राफ से ये चीज और शो कर रखी है कि लोअर टेम्परेचर पे क्या होता है, हायर टेम्परेचर पे क्या होता है। दो ग्राफ बना रखे हैं, लोअर टेम्परेचर के लिए कुछ ऐसा है और हायर टेम्परेचर के लिए कुछ ऐसा है। याद रहे अगर हायर टेम्परेचर रूम टेम्परेचर के बाद टेम्परेचर के अंदर इंक्रीमेंट कर रहे हैं तो इस तरह का ग्राफ आपका बनना है और उस ग्राफ में रेजिस्टिविटी को जीरो मत कर देना। रेजिस्टिविटी जीरो नहीं होती, क्योंकि रेजिस्टिविटी जीरो होगी तो सुपर कंडक्टर बन जाएगा। आज तक रूम टेम्परेचर पे कोई कंडक्टर ऐसा या कोई भी एलिमेंट या मटेरियल ऐसा नहीं है जिसकी रेजिस्टिविटी जीरो हो जाए। तो ये थे आपके, इधर आपका रेजिस्टिविटी होता है, इधर शायद टेम्परेचर जो भी है आपका, हाँ यही है। तो आप टेम्परेचर के अंदर थोड़ा सा इंक्रीमेंट और यहाँ पे देख रहे हैं रेजिस्टिविटी बहुत फास्ट और यहाँ पे लीनियरली चेंज हो रही है। ये हायर टेम्परेचर पे होता है इनिशियली हायर, और ये आपका इनिशियली लोअर टेम्परेचर पे होता है। तो ये था आज के लेक्चर में करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसके बाद आपको अप्रोक्सीमेटली मैं 30 के आसपास से क्वेश्चंस प्रोवाइड करवा देता हूँ असाइनमेंट, और आपको साथ साथ वो भी सोल्व करने हैं। और एक दिन का टाइम मैं आपको इसके लिए दे रहा हूँ, एक दिन का टाइम, क्योंकि इसके बाद जो टॉपिक मैं पढ़ूंगा वो आप सभी को आता है, दैट इज रिलेटेड टू ओम्स लॉ, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो वो वीडियो अगर मैं डालूंगा तो आप इजीली उसको 15-20 मिनट में देख लोगे, यानी जितने टाइम में देखोगे उतने में ही वो आपको समझ में आ जाएगी, एक्स्ट्रा टाइम लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए उसमें मैंने क्या किया है कि असाइनमेंट में कुछ क्वेश्चन आपके ओमिक नॉन ओमिक कंडक्टर के भी साथ साथ डाल दिए हैं, ताकि नेक्स्ट जो आपकी क्वेश्चन की सीरीज हो वो केवल और केवल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस यानी नेटवर्क रिलेटेड प्रॉब्लम्स ही आपकी हो। तो आज के वीडियो में इतना ही।
थैंक्स।